नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम आदिकाल से संबंधित आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपात को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न देखते हैं। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो हिंदी भाषा का प्रथम कवि राहुल जी ने किसे स्वीकार किया है? सरहपा को। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सरहपा को। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आगे के प्रश्न हल करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये सभी प्रश्न टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसे आप लोग ज़रूर रट लीजिए, इसमें से बहुत प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। आगे देखते हैं। सहजयान के प्रवर्तक हैं। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न, प्राकृताभास हिंदी से आशय है। तो प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? अपभ्रंश। अगला प्रश्न, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो आदिकाल के अंतर्गत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। अगला देखते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? पुरानी हिंदी का नामकरण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? किसको किया? सरहपात को, स्वयंभू को, राजा मुंज को, पुष्पदंत को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा मुंज को। अगला देखते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है पुष्पदंत को, दूसरा धनपाल को, तीसरा शालिभद्र सूरी को, चौथा स्वयंभू को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा स्वयंभू को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वयंभू। अगला प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। अगला प्रश्न, स्वयंभू की कृति का नाम है? तो स्वयंभू की कृति का क्या नाम है? पौमचर्यू। अगला प्रश्न, पौमचर्यू किसकी रचना है? पौमचर्यू स्वयंभू की रचना है। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। DSSB दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT 2015 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौमचर्यू। अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? तो GIC प्रवक्ता परीक्षा 2017 का प्रश्न है। तो भविष्यत कहा को लौकिक चरित्र काव्य ग्रंथ कहा जाता है। अगला, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पुष्पदंत की कौन सी रचना नहीं है? देखते हैं। पौमचर्यू। पौमचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू की। निम्न में से रचना स्वयंभू की नहीं है, तो स्वयंभू की रचना कौन सी नहीं है? महापुराण। अगला प्रश्न देखते हैं। महापुराण के रचनाकार कौन हैं? महापुराण के रचनाकार
रचनाकार पुष्पदंत जी हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो किसने किया? अमीर खुसरो ने। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। अगला प्रश्न, आदिकाल में पहेलियों और मुकरियों की रचना करने वाला कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है? तो कौन है? राउर बेल। अगला देखते हैं, राउर बेल किस तरह की रचना है? तो राउर बेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू है। इसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो व्याकरण ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है, तो ये कौन सा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? जानेंगे, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? आदिकाल की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य राष्ट्र साहित्य का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, चारण साहित्य किसका है? राष्ट्र साहित्य का। तो ये 71 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाना न भूलें ऐसी ही श्रृंखलाओं को देखने के लिए। धन्यवाद मित्रों।